नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET PG 2024 की परीक्षा के ऊपर, जिसमें कि हम कई बिंदुओं को शामिल किए हुए हैं कि इस परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस परीक्षा को अगर हम क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन किन किन विश्वविद्यालयों में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। साथ में अगर आप हिंदी विषय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बुक लिस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने बुक लिस्टिंग के दौरान 3 कैटेगरी बनाई हुई है। पहली कैटेगरी मूल टेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं, दूसरी कैटेगरी सहायक ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं या फिर जिसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं या फिर वन लाइनर किताबें भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अभ्यास सेट कहाँ से करें और कैसे करें, जिससे कि इस परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ साथ अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए शामिल हों और अंततः इसमें हम सक्सेस हों या फिर चयनित हों। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं। आप सभी बार बार CUET 2024 PG परीक्षा हिंदी विषय को लेकर कमेंट्स कर रहे थे, बुक लिस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि इसके पहले भी जब भी CUET के एग्ज़ाम्स हुए हैं, हमने हिंदी साहित्य पर विस्तार से चर्चा की है और यहाँ तक कि हमने नोट्स भी प्रोवाइड करवाया है और अभ्यास भी कराया है। आप अगर इस चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको खोज सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को डाल दूँ। अभी 2024 का फॉर्म भरा जा रहा है। 26 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इसकी आखिरी तारीख है 24 जनवरी 2024। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी गई है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखना कि एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। यहाँ पर बताया गया कि 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, CUET का फुल फॉर्म पहले मैं चाहूँगा कि बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि क्या ये नौकरी प्रदान करने वाली परीक्षा है या फिर कहीं आप एडमिशन लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये आप एडमिशन लेंगे जब आप BA पास कर लेंगे या फिर अपीयरिंग में होंगे तो इस फॉर्म को भर लेंगे। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी बताते हैं, लेकिन CUET का फुल फॉर्म जो सही मायने में है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जैसा कि मैंने बता दिया कि फॉर्म इत्यादि भरे जा रहे हैं, आप इसके साइट पर जाकर देख लीजिए। जो आपकी परीक्षा होगी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी कि CBT पर आधारित होगी। इसका जो मीडियम होगा यानी कि माध्यम, वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही होगा, यानी कि हिंदी में पूरा पेपर रहेगा। इसमें मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया कि मार्किंग किस तरीके से की जाएगी। कुल 75 प्रश्न होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न हैं 4 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इम्पॉर्टेंट करके आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कटेगा अगर गलत होगा। ठीक है, और हर प्रश्न के लिए 4 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए। कुल 75 प्रश्न होंगे। समय आपको दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट में आपको 75 प्रश्न करना है। जब मैं 75 प्रश्न को देख रहा हूँ तो मुझे दिसंबर 2014 से लेकर जुलाई 2018 के बीच में जो UGC नेट के एग्ज़ाम हुआ करते थे और जो तीसरा पेपर था उसमें 75 प्रश्न आते थे। तो आगे मैं चर्चा करूंगा कि ये 75 प्रश्न आप कैसे कवर करें और क्या किस तरीके के प्रश्न पूछने जाने की संभावना है, उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है,
पहले जब कोई सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी करता था या फिर देता था तो पेपर 2 भागों में बंटकर आता था, पार्ट ए और पार्ट बी। इस बार पार्ट ए को हटा दिया गया है, हमने वीडियो भी बनाई है, आपने देखा भी होगा। यानी कि जनरल टेस्ट इसमें नहीं है, जो स्पेसिफिक विषय है, सब्जेक्ट है, उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपने समझ लिया कि जो सीयूईटी की परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कुल 75 प्रश्न रहेंगे, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और हिंदी विषय का तो केवल हिंदी में ही रहेगा। हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि आपको सावधानी से 75 प्रश्न को ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो जो भी आप उम्मीद रखे हैं या फिर उच्च शिक्षा में अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का जो सपना देखे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यानी कि निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर का है, 1 घंटा 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब जब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, फॉर्म भरते हुए आपको कुछ हो सकता है कि वरीयता देनी पड़ रही हो कि किस किस विश्वविद्यालय को आप पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर दिए हुए हैं। जब मैं देख रहा था तो लगभग 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची मुझे दिखाई दी है। उसमें से जो चुनिंदे विश्वविद्यालय जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के पढ़ने के सपने होते हैं कि वहाँ पर पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य तो आपका मजबूत होगा ही, साथ में अन्य परीक्षाओं की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है और औसत विद्यार्थी भी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। तो इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके सपनों में कम से कम ये 3 विश्वविद्यालय तो होंगे ही, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू जिसको हम कहते हैं, ये 3 विश्वविद्यालय तो आपके मन में होंगे ही। तो इसी परीक्षा के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब बात करेंगे हम कि आखिरकार इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए या फिर पास करने के लिए या फिर मेरिट में आने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, कई बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो आप ग्रेजुएशन के दिनों में पढ़ाई करते हैं और जहाँ के विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, वहाँ की पढ़ाई का काफ़ी लाभ आपको ऐसे परीक्षाओं में मिलता है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं तो बीए में ही कुछ ऐसी पढ़ाई हो जाती है कि इस एग्ज़ाम को पास करना या फिर इसमें सिलेक्शन लेना आपके लिए कठिनाई नहीं होती है, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कि मूल टेक्स्ट को पढ़ने में काफ़ी रुचि दिखाते हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे किताबें बतानी हैं। और जब मैं मूल किताबों की चर्चा करूंगा तो वो किताबें न सिर्फ सीयूईटी पीजी हिंदी के लिए रहेंगी, बल्कि आगे की परीक्षाओं के लिए भी वो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मूल किताबों की चर्चा करूं, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य एमए में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका कि बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहता है, फिर भी वो इस फॉर्म को भरते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी हाल ही में मैंने जेएनयू से रिलेटेड एक वीडियो देखी यूट्यूब पर ही, जहाँ के विद्यार्थी बता रहे थे, एक चैनल पे अपनी बातों को बता रहे थे कि किस हिसाब से वो तैयारी कर रहे थे, कौन कौन सी किताबें पढ़े थे। उसको भी आप लोगों ने देखा भी होगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि चयनित होने के बाद अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कुछ प्लस करके ही बताता है। जाहिर सी बात है कि आप जब तक किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके अंदर एक भय सा बना रहता है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं क्या वो सटीक दिशा में पढ़ रहे हैं या फिर हमें और गाइडेंस की ज़रूरत है।
लेकिन चयनित होने के बाद लगातार विद्यार्थी जो वास्तविकता है उससे थोड़ा सा हटकर भी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये विद्यार्थी नहीं बोलते हैं बल्कि वो सफलता बोलती है। तो अलग अलग विद्यार्थियों ने अपनी अलग अलग बातें की हैं। जब मैंने जेएनयू की परीक्षा दी थी उस समय लिखित परीक्षाएं हुआ करती थीं और उसमें 5 प्रश्न करने होते थे। तो हमने इस तरीके से कभी अपने जीवन में ये चीज़ें नहीं देखने का प्रयास किया या फिर देखने में आई। किताबों को लेकर कन्फ्यूजन सा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था बीए के दौरान, वही पढ़ाई मेरी परीक्षा में काम में आ गई। और मैं बहुत सीरियसली जेएनयू के लिए पढ़ाई नहीं किया था और बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरा 10वां रैंक था और वहाँ पर लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन जब मैं बीएचयू का एंट्रेंस दिया, उसी समय एंट्रेंस भी हुआ था बीएचयू का भी, तो इसमें मेरी 5वीं रैंक आई। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह 10वीं रैंक, एक जगह 5वीं रैंक। एक जगह का पैटर्न लिखित एग्जाम था और दूसरे जगह का पैटर्न ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपकी जो पुरानी तैयारी है, जो आप जब मूल किताबें पढ़ते हैं तो अलग तरीके की आपकी तैयारी रहती है। आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं बड़े धड़ल्ले से उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसे विद्यार्थियों का ग्रुप है जो पहले से ही हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई किए हुए हैं, उनके पास तमाम किताबें होंगी। जिन किताबों की मैं चर्चा करूंगा वो पहले से ही हो सकता है कि रखे भी होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो अपने स्ट्रीम को बदल रहे हैं, वो सोशल साइंस से आर्ट्स की तरफ, हिंदी की तरफ आ रहे हैं या फिर साइंस की तरफ से हिंदी की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए भी ये किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मूल किताबों की लिस्टिंग के बारे में कि कौन कौन सी किताब आपके पास होनी चाहिए। और एक किताब मैं कह रहा हूँ कि केवल इस परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आगे भी अगर आप हिंदी साहित्य में अच्छा करना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल इन किताबों को खरीदना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही हम खरीद लें। सबसे पहले जो आपको किताब खरीदनी है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये किताब जो भी बच्चे बीए में होंगे हिंदी ऑनर्स से, उनके पास होगी भी, और जो स्ट्रीम को बदल रहे हैं वो इस किताब को ज़रूर खरीद लें और जब समय मिले तभी इसको पढ़ें, ठीक है। और जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो इस चैनल पर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि को लेकर, इनकी पूरी किताब को लेकर अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने इस किताब के जिस्ट को या फिर जो मेन इसमें कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन पे हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में प्रमुख कवि या साहित्यकार, ठीक है। तो ये किताब आप पहले नोट कर लीजिए, घबराना नहीं है अभी कि आपने सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही बता दिया। किताब खरीदना कौन है, वो वाली किताब खरीदना, क्योंकि ऑनलाइन आप देखेंगे ढेर सारी किताबें आपको मिल जाएंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सबसे पहले ये किताब तो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में ये किताब लोक भारती प्रकाशन से भी प्रकाशित हुई है, जिसकी भूमिका लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये वाली किताब आप खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। पहली किताब इसको आपको खरीद लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 7 पॉइंट बटे हुए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य भी है, साथ में प्रयोजनमूलक हिंदी है, जनसंचार माध्यम है, भारतीय काव्य शास्त्र है और हिंदी व्याकरण है। इस पर मैं पहले चर्चा कर लिया हूँ, लेकिन सामने मैं रखा हूँ ताकि हम सही दिशा में ही आपको बताएं। तो पहली जो मूल किताब है कौन सी खरीदनी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्यों खरीदनी है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से बदले पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। पहले प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते थे और विकल्प भी सीधे सीधे होते थे, लेकिन आजकल एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न छिपे रहते हैं और विकल्प भी थोड़े से पहले से क्लोज पूछे जा रहे हैं। और कई बार तो विकल्पों में कूट को भी शामिल कर दिया जाता है कि ऊपर 3-4 विकल्प हैं, फिर नीचे कूट दे दिया जाता है कि
कौन सही है कौन गलत है। तो जो पैटर्न आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पहले से बड़ा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हुआ है। देखने में लग रहा है कि ये 75 प्रश्न होंगे, लेकिन आखिरी समय में 10 से 15 प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जो कि ये मूल किताबें उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जो अच्छे से पढ़े रहेंगे वो उन 10-15 क्वेश्चंस को अच्छे करके, क्योंकि परीक्षा में तो आप शामिल होने जा रहे हैं और आपके टारगेट में है कि जेएनयू में एडमिशन हो जाए, बीएचयू में एडमिशन हो जाए, डीयू में एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपको बाद में मुखर्जी नगर साइड में भी जाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पहली जो किताब बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसको आप खरीद लीजिए, ठीक है। इस किताब के साथ साथ एक और किताब है जो कि हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड है। इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आदिकाल से लेकर छायावाद या फिर छायावादोत्तर तक ही है, लेकिन आगे अगर आपको चीज़ों को कवर करना है तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित है, इसको आपके पास होनी चाहिए ये किताब। और साथ में इसमें जहाँ पद्य पूरा इतिहास दिया गया है, साथ में गद्य की भी बहुत सारी इसमें जो विधाएं हैं, निबंध है, आलोचना है, नाटक है, ठीक है, और जो अन्य गद्य विधाएं हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ये किताब आपके लिए इस परीक्षा के लिए, मैं ये किताबें उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ जो वन लाइनर किताबों को ठीक से पढ़ते पढ़ते कई बार बोर से होने लगते हैं, उनको लगता है कि कुछ स्टोरी नुमा कोई किताब होनी चाहिए, तो ये किताबें उनके लिए, ठीक है। दूसरी किताब हो गई। तीसरी किताब है हिंदी का गद्य साहित्य, जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है। किताब देखने में मोटी है, ठीक है, और कई बार बच्चे इस किताब को देखकर ही प्रेशर में महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो किताबों की साइकिल है, घूम फिर कर एक ही जगह आना है, ठीक है ना। पहले इन किताबों को आप देख लीजिए, क्योंकि दूरदर्शी दृष्टिकोण से मैं ये सारी किताबें बता रहा हूँ, और उन बच्चों को बता रहा हूँ जो कि ये निर्णय कर चुके हैं कि उनको हिंदी साहित्य में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि पीजी में आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपको यूजीसी नेट भी देना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है और फिर जाकर पढ़ाना भी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो केवल आज के लिए 2-3 दिन के लिए नहीं है, बल्कि अब आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसलिए मैंने दूरदर्शिता दिखाते हुए ये सारी बुक लिस्टिंग की हुई है। तो हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आप खरीद लीजिए, पूरा गद्य साहित्य इसमें दिया गया है। अब बात आती है कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अक्सर मैं 2 किताबों की बात करता हूँ, इसमें से कोई एक किताब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी विनोद गोदरे की किताब है, इसको खरीद सकते हैं, या फिर दंगल झाल्टे की किताब है प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है ना। तो इसमें से किसी एक किताब को आपको खरीदना है जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आ रही हो या फिर पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा हो। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि किस किताब को पढ़ते हुए आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है, उन्हीं किताबों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको खरीदने में, हो सकता है कि आर्थिक रूप से दिक्कत हो, लेकिन आपका तो टारगेट ऊंचा है, तो इसलिए इन किताबों को रखना ज़रूरी है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए विनोद गोदरे की किताब आप खरीद सकते हैं, या फिर वही इसी किताब को मैं यहाँ पर भी एक रखा हूँ दंगल झाल्टे की, ये किताब भी आप देख सकते हैं। दोनों में से एक ही खरीदना, दोनों नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रयोजन मूलक हिंदी का। अब बात आती है कि जो आपके सिलेबस में भारतीय काव्य शास्त्र का पोर्शन लगा हुआ है, उसके लिए आखिरकार कौन सी किताब हम खरीदें। तो मार्केट में आप देखेंगे कि ढेर सारी किताबें, और समय समय पर मैंने भी किताबों को बताया कि फला फला किताब खरीद लीजिए, लेकिन आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किताब न सिर्फ आपके लिए भारतीय काव्य शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐसी किताब है जो कि हिंदी आलोचना के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है ना। इसको मैं स्पाइरल बाइंडिंग इसलिए करवाया हुआ था
कि जब मैं जेएनयू की लाइब्रेरी में जाता था तो इसको लेकर जाता था, क्योंकि वहाँ पर अपनी किताब ले जाना बैन था, लेकिन स्पायरल थी तो मैं लेके जाता था। ये इस किताब का नाम है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ द्वारा लिखी गई है। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ये किताब भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना में आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी रख सकते हैं। और ये किताब इतनी मेहनत से लिखी गई है कि कई किताबों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किताब लिखी गई है। तो मुझे लगा कि मैं अलग अलग कोई भारतीय काव्यशास्त्र की किताब बताऊं, उससे बेहतर है कि एक किताब मैं ये बता दे रहा हूं, जिससे कि आप अधिक से अधिक अन्य टॉपिक्स को, अन्य बिंदुओं को भी पढ़ सकते हैं। तो इस किताब को ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है संधि, समास, वाक्य, ठीक है, काल, ये 4-5 बिंदु दिए गए हैं। इनको पढ़ने के लिए आप को एक हिंदी व्याकरण की किताब रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की। ये किताब आप पहले भी रखे होंगे या फिर सुने भी होंगे कई जगहों पर। इसी के समानांतर एक किताब और आती है हिंदी में, हिंदी व्याकरण के तौर पर ही, हरदेव बाहरी की। तो अगर आपके पास ये दोनों किताबों में से कोई एक किताब होगी तो उसी को खरीदना है, दोनों नहीं खरीदना है, ठीक है। तो मुझे वासुदेवानंद प्रसाद किताब न जाने क्यों अच्छी लगती है, रखने के लिए मैंने हरदेव बाहरी की किताब ही रखी है। लेकिन जब मैं यूपीजीएससी, जीडीसी इन सभी की परीक्षाओं को देता था तो मैंने देखा कि हुबहू यहीं से सवाल उठा लिए गए, तो इसीलिए इस किताब को मैं खरीद भी लिया। बाद में मैंने खरीदा, सबसे पहले मैं हरदेव बाहरी की किताब खरीदा था, ठीक है। तो ये किताब मुझे अच्छी लगने लगी है। इसको थोड़ा कैसे पढ़ना है कभी मैं इस पर बात करूँगा। तो ये तो मूल किताबें रहीं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं, उनके पास वक्त है और वो चाहते हैं कि मूल किताबों को पढ़कर इस परीक्षा में जाएं और इतना बेस मजबूत कर लें कि आगे किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही न पड़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनके पास वक्त कम है और कम समय में वो पढ़ना चाहते हैं। और एक चीज़ देखने में आता है कि चाहे हम पीएचडी करें, एमफिल करें, हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी सोर्स मतलब जो प्राथमिक किताबें, जो मूल किताबें, इसको प्रायः लोग कम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स है, यानी कि जिसको कि हम सहायक ग्रंथ कहते हैं, और इस वीडियो में मैं जो सहायक ग्रंथ शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो वन लाइनर किताबों के लिए कर रहा हूँ, जिसमें कि आप दृष्टि की किताब पढ़े होंगे, ठीक है। दृष्टि वन लाइनर और सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके ये किताब प्रस्तुत की गई है, और यूजीसी नेट की जो किताब है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसको आप खरीद सकते हैं सहायक ग्रंथ के तौर पर, दृष्टि की जो किताब है। दूसरी किताब जो कि छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है और उस किताब के मौजूद रहने पर ही छात्रों में एक अलग तरीके की एनर्जी रहती है। तो मैं चाहता हूं कि इस एनर्जी को आप बना कर रखें, और उस किताब को मैं चाह रहा हूं कि आप ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि कम समय में रिवीजन करने के लिए जो मूल किताबें पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो इस परीक्षा में कम समय में तैयार करना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो वो किताब का नाम है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है। नाम तो दिया गया वस्तुनिष्ठ, लेकिन इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स क्या हैं, वन लाइनर है। इसी तरीके से पुनीत राय की भी किताब है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी किताबें खरीद लें और फिर बाद में दबाव महसूस करें। मूल किताबें खरीदने के लिए मैं कहूँगा, लेकिन सहायक ग्रंथ में आप इन दोनों ही किताबों को खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, दृष्टि की किताब को और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को, ठीक है। अब बात आती है कि सभी किताबें आपके पास मौजूद हो गई, तो आप कैसे प्रैक्टिस सेट्स करें, या फिर किन किन किताब और कुछ खरीदना होगा। तो देखिए, किताबें पढ़ने के साथ साथ अभ्यास भी ज़रूरी है। बिना अभ्यास के आप अपना स्वमूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ये ना पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले CUET के पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस चैनल पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या कोई मार्केट में किताब है जैसे यूथ पब्लिकेशंस इत्यादि काफ़ी मेहनत करके किताबें निकालती हैं प्रैक्टिस सेट की, तो उनको आप देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दिसंबर 2014 से लेकर जुलाई 2018 के बीच जो UGC नेट का पेपर हुआ है जिसमें कुल 75 प्रश्न हैं, ठीक है, इतना दूर तक आप पूरा दोहरा लीजिए। और हमने पढ़ाया भी था EMRS की परीक्षा के दौरान हिंदी के 75 प्रश्न। इन सभी वीडियोज को आप देखिए और एक अनुमान लगाइए, ठीक है, कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। CUET की परीक्षा के दौरान 2 टॉपिक्स जो कि आपके लिए नए हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार। हो सकता है कि जहाँ से भी आप BA कर रहे हो वहाँ पर आपको कोई ऑप्शनल पेपर या वैकल्पिक पेपर के रूप में भी आपको पढ़ना हो, क्योंकि थोड़ा सा BA लेवल पे हम उस परीक्षा जो सेमेस्टर वाइज होती है या फिर वार्षिक परीक्षा होती है उसको ध्यान में पढ़ते हैं, लेकिन जब तैयारी करने जा रहे हैं थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार पर हमने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई हुई KVS के दौरान तैयारी कराते हुए हमने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है ना, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहले से इस चैनल के बारे में जान रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जाकर देखना शुरू कर दिए होंगे बिना किसी थंबनेल या फिर गाइडेंस के, ठीक है। सभी चीज़ों के होने के बावजूद अपने अंदर आप सभी को एक आत्मविश्वास लाना होगा कि जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है वो आपके लिए बताया जा रहा है, ठीक है, आपका भविष्य अच्छा हो उसको ध्यान में रख के चीज़ें बताई जा रही हैं। 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक कड़वी बात होती है और एक मीठी बात होती है। और आप जानते हैं कि कई बार जो कड़वी बातें होती हैं वो ज़्यादा आपको सफलता के करीब ले जाती हैं। जैसे मैंने मूल टेक्स्ट के बारे में बताया, तो मार्केट में आपको बहुत सारे गुरु ऐसे मिल जाएंगे। गुरुओं की अगर मैं शुरुआत करूं तो जिनका एडमिशन CUET के माध्यम से JNU, BHU, DU में हो चुका होगा, वो अपने हिसाब से कुछ किताबें बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने कवर किया है कि मूल टेक्स्ट कौन कौन से आप पढ़ सकते हैं, सहायक ग्रंथ कौन कौन से पढ़ सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट्स में UGC नेट के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए बिना मतलब इधर उधर भटके हुए, तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और मैंने बीच में कहा था कि कई बार जब आप सफल लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें से 10% ऐसी बातें होती हैं जिसको कि वो एक्स्ट्रा मतलब बताने का प्रयास करते हैं कि मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने वो भी पढ़ा था, ठीक है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि आखिरकार कैसे पढ़ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मजबूती, आप अपनी कमजोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों से चर्चा करते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है, गाइडेंस मिलता है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आत्मविश्वास को लाते हुए मैं बार बार 4D के बारे में बात करता हूं कि आपके अंदर इच्छा जागृत हुई कि इस परीक्षा को पास करना है, फिर आपके मन में आया कि कोई आपको गाइड करे। तो ये दोनों चीज़ों के बावजूद नीचे के जो 2 पॉइंट हैं, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, यानी समर्पण और अनुशासन के साथ परीक्षा तक आपको लगातार लगे रहना है, वरना आपको कोई ऐसी किताब या मंत्र नहीं है जिसको देने के बाद आप इसमें सफल होंगे। मेहनत आपको ही करना है, अपने से करना है। तो यहाँ पर तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं और आप सभी के टिप्पणियों के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से ये पता चलता है कि आप लोगों में जज्बा काफ़ी है, आत्मविश्वास भी है, समर्पण भी है, अनुशासन भी है, सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ
कि मैं उन अच्छे विद्यार्थियों के बीच में काम कर रहा हूँ जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर जुड़ा। तो उम्मीद है कि CUET PG की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे मेरी पूरी बातें समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बुक लिस्टिंग में कौन कौन सी बुक्स उनके लिए महत्वपूर्ण है और किस तरीके से तैयारी करनी। बाकी आप सभी की टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा। जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे उनके आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मुझको 3-4 ऐसे विद्यार्थी फ़ोन किए, कॉम्पिटेटिव लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जो यूपी TGT PGT, यूपी हायर, यूपी GDC GIC के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर अलग अलग हिंदी पट्टी के। संयोग की बात है कि 8-10 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फिर भी उनमें जुझारूपन मैं काफ़ी देखता हूँ और उनके जज्बात को देखकर मुझे लगता है कि क्यों न मुझे इनका सहयोग करना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। तो आगे मैं बात करूँगा कि अगर आप बीच में तैयारी को ब्रेक कर दिए हैं तो कैसे रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे आगे बढ़ना है और सफलता तक पहुंचना है। ठीक है, तो लगातार मैं भी काम कर रहा हूं, बीच में कुछ तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैं नियमित नहीं हो पाया, लेकिन आगे प्रयास रहेगा कि लगातार आपके साथ बना रहूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।